हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, डेली हम लोग 15 एमसीक्यू दोस्तों अभी कर रहे हैं। धीरे धीरे उसको हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने 30 एमसीक्यू तक कर दिया। उसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम चैनल पर दे दिए सॉल्यूशन के साथ। मैं डिस्कस कर रहा हूँ डेली 15 एमसीक्यू। क्वेश्चंस का डिस्कशन करने से आपको क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, आपको सब पता चलेगा। साथ ही साथ आपको जो भी अपने कॉन्सेप्ट में आपको नहीं पता है तो वो भी आपको मदद मिलेगा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। ठीक है, आप डिस्कशन अटेंड कीजिए, देखिए कितना आपको मज़ा आएगा, कितना बेनिफिट होगा। ये आपको 1 साल के बाद जब यूपीएससी प्रीलिम्स आप 26 मई को देंगे या जो भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा इस कोर्स का ये जो इनिशिएटिव मैंने उठाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कितना बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, ये आप खुद ही बताएंगे। ठीक है, तो 1 साल आप मेरे साथ कठिन परिश्रम, कठिन मतलब हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, तैयारी इतने अच्छे से हो जाएगी दोस्तों कि सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप देख रहे हैं जीरो आई चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाला है। मैं ईपी फॉर्म एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये मेरा इंटरव्यू के टाइम का फोटो है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। तो हम लोगों ने जो है 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक करेंगे। ये हमारा इंग्लिश वाला पीडीएफ है, ये हमारा हिंदी वाला पीडीएफ है। ठीक है, पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। ठीक है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। बोल रहा विथ रेफरेंस टू ए बिल कंटेम्पलेटिंग सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है किसी अन्य देश को भारतीय राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण से संबंधित विधेयक के संदर्भ में। अध्यर्पण मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि कुछ टेरिटरी को, ठीक है, हम किसी दूसरे देश को दे दें। ठीक है, तो इसके लिए क्या, अगर हमको बिल लाना पड़ेगा तो उससे संबंधित हमारा प्रश्न है। बोल रहा है ऐसा बिल को रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और दूसरा है कि पहला कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है ऐसे बिल को लाने के लिए। और दूसरा है कि सच ए बिल कैन बी पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस। तो बोल रहा है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता होती है ऐसे बिल को लाने के लिए जब हम चाहते हैं कि कोई एरिया को भारत का है वो किसी दूसरे देश को दे दे तब, और इसको साधारण बहुमत से। तो अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, आर्टिकल 3, तो उसमें ये लिखा है कि अगर कोई भारत अगर चाहता है कि कोई भी एरिया को विदेश को देना, विदेशी दूसरे देश को देना, तो उसके लिए आर्टिकल 368 के अंडर जो है संविधान संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए राष्ट्रपति का परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो और वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंडर आएगा, 368 के अंडर, तो उसके तहत विशेष बहुमत से होता है जिसमें दोनों सदन से पास होना होता है। साथ ही साथ जितने भी 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होना होता है। मतलब वो स्पेशल बिल होता है, ना कि ऑर्डिनरी बिल होता है। और प्लस राष्ट्रपति के पूर्व सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जब भी भारत चाहता है कि कोई भारत का टेरिटरी को किसी दूसरे देश को देना, ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल 368 के अंडर चेंज करना पड़ेगा और स्पेशल मेजोरिटी से, और राष्ट्रपति की परमिशन ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन याद रखिए, अगर भारत चाहता है कि कोई एरिया को जो डिस्प्यूटेड है दो देश के बीच में, ठीक है, मान लीजिए कोई एरिया डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल के बीच में और भारत चाहता है कि उसको कम करना, मतलब तो अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है, विवाद है, ठीक है, बाउंड्री से रिलेटेड, सीमा से रिलेटेड, और उस अंदर में अगर भारत किसी को दे रहा है तो उसके लिए संविधान संशोधन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप समझो क्वेश्चन। अगर भारत ऐसे ही अपनी मर्जी से बिना सीमा विवाद के कोई एरिया को देता है दूसरे देश को, तो उसके लिए आर्टिकल 368 के अंडर जो है संविधान संशोधन करना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वहीं अगर सीमा विवाद को सॉल्व करने के लिए, बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने भारत कोई एरिया देता है तो उसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब कार्यपालिका खुद से कर सकती है बिना संविधान संशोधन के। ठीक है, समझ में आ गया दोनों चीज़। तो 31 का आंसर क्या होगा, डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। बोल रहा है किसी राष्ट्र में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उससे क्या जो है इम्प्लीकेशन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है प्रेसिडेंट रूल का उस राज्य में। ठीक है, तो आपको पता है आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, तो उसका जो एग्जीक्यूटिव होता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका जो रहती है वो ख़त्म हो जाता है और उसका जो विधानसभा होता है वो सस्पेंड हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और पार्लियामेंट को जो है, और
प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्य का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसको डिसमिस कर देता है, लेकिन राज्य का जो विधानसभा रहता है वो डिसमिस नहीं होता, सस्पेंड रहता है, स्थगित रहता है। तो दोनों में डिफरेंस है। भंग होना, भंग क्या होता है? स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सस्पेंड क्या होता है? निलंबन कौन सा होता है? मतलब अभी मीटिंग नहीं होता है किसका? विधानसभा का। भंग नहीं हुआ है विधानसभा, सस्पेंड हुआ है। तो आप समझिए, ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि उस जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि राज्य, चूँकि राज्य का विधानसभा भी काम नहीं करेगा, भंग मतलब सस्पेंड हुआ है, तो बजट अगर बनाना है राज्य के नियम पे, बिल्स पे, तो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा हमारा सही है। तीसरा ये है कि जैसे हाई कोर्ट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हाई कोर्ट जैसा था, जैसे पहले काम करता था वही अभी भी काम करता रहेगा। सिंपल है ना, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा कि पावर एंड द फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट आर टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, हाई कोर्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? किस पे टिक मारा हुआ है? पहले एंड दूसरे पे। आंसर होगा 1 और 2, ठीक है। देखिए यूपीएससी भी पैटर्न चेंज किया है। ओनली ऑन 1 पेयर, सिर्फ एक पेयर सही है। ओनली 2 सही है, 2 सही है, 2 पेयर है ना, या ओनली 3 पेयर सही है। तो आप ये बताइए, अगर आपको ये क्वेश्चन पता है भैया तो इसमें कितने पेयर सही है? 1 और 2, तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 पेयर, ख़त्म। समझ में आ रहा है? तो भले क्वेश्चन को उसने क्या किया, क्वेश्चन सिंपल पूछा है, ऑप्शन को कंप्लीट टफ किया है। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एलिमिनेट करके बनाइए, ठीक है। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है, उसके बाद आपको जो है यूपीएससी भले पैटर्न चेंज भी किया है फिर भी आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम कभी भी आपको तुक्का मारने नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट पे और आपका एनालिसिस बिल्ड कर रहे हैं ताकि जो है आप एग्ज़ाम निकालने में आसानी हो आपको, ठीक है। बस आप मेरे साथ 1 साल पढ़िए दोस्तों, आप देखिए उसके बाद उसका कमाल देखिए, ठीक है। जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना एनालिसिस करने का शक्ति है, सब आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। आप बस पढ़िए, मन लगा के फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, क्लियर। तो जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो हाई कोर्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फंडामेंटल राइट जो होता है, मौलिक अधिकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और राज्य का जो विधानसभा होता है डिसमिस नहीं होता है, क्या होता है? सस्पेंड होता है, क्लियर। तो 32 का आंसर क्या हो गया? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं आप। बोल रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइड्स फॉर, आपने पढ़ा होगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। तो बोल रहा है एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंसेस एंड द सेंटर रिस्पेक्टिवली। देखिए आपने पढ़ा होगा जब भारतीय शासन अधिनियम, तो उसमें जो है द्वैध शासन लाया गया था, कहाँ पे? प्रोविंस में लाया गया था, प्रांतों में, ठीक है। और जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे तो उसमें द्वैध शासन कहाँ पे लाया गया था? केंद्र में, राज्य में ख़त्म कर दिए थे प्रांत में, ठीक है। तो यहाँ पे 1919 पूछा है, तो 1919 में कहाँ लाए थे? प्रांत में, ना कि केंद्र में। तो इसलिए हमारा पहला क्या होगा? गलत। और डायरकी मतलब क्या होता है? जितने भी लिस्ट होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफ़र लिस्ट, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, ठीक। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायरी इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट। बोल रहा है इस अधिनियम के तहत जो है एक वैधानिक आयोग का गठन करने की बात बोला गया था। सही बात है, साइमन कमीशन बोला था कि हम लोग कमीशन लेके आएंगे 10 साल के बाद, तो आना चाहिए था कमीशन 1929 से 10 साल आप जोड़ेंगे तो 1927 में, सॉरी 1929 में, लेकिन कमीशन आया था 1927 में। क्यों आया था? क्योंकि ब्रिटेन में उस समय इलेक्शन था, आप हिस्ट्री में पढ़ाएंगे हम आपको। तो वो चाहती थी कि यार हम कुछ भारत के प्रति जो है सहानुभूति दिखाएं लोगों को कि हम सोचते हैं, इसलिए साइमन कमीशन 2 साल पहले ही आ गया। तो एक कमीशन लाने का बात इसी एक्ट में बोला गया था, तो दूसरा सही है। तीसरा बोल रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी सही, आपने सुना होगा कि इसमें ली कमीशन हम लोगों ने बनाया था ताकि पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोग बनाएं, ठीक है, सिंपल। तो 33 का आंसर क्या होगा? पहला गलत है क्योंकि डायरकी लाया गया था प्रांत में, ना कि केंद्र में। तो 2 और 3 सही है क्योंकि हमसे पूछा है करेक्ट, तो किस में टिक लगा हुआ है? 2 और 3। अब इसी में यूपीएससी पूछेगा कितने पेयर, तो कितने पेयर सही हैं? 2 पेयर। 2 और ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को टफ कर देता है ऑप्शन को, आपका क्वेश्चन आसान आता है, ठीक। बस आप पढ़ते रहो, कंटिन्यू करते रहो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी, अगला क्वेश्चन है 34, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी नेसेसरली सेटिस्फाइड फॉर कंडक्टिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन ए कंट्री। बोल रहा है किसी देश में अगर हम लोकतांत्रिक चुनाव का संचालन हेतु क्या क्या शर्त अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बोलते हैं किसी देश में कि लोकतांत्रिक चुनाव हम करवाएंगे तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। पहला है एवरी पर्सन मस्ट हैव वन वोट ऑफ वन वैल्यू। बोल रहा है कि हर व्यक्ति को ये अपने वोट का एक वैल्यू होना चाहिए। तो सही बात है, होना ही चाहिए भैया। ऐसा नहीं हो कि अंबानी के पास 10 वोट के बराबर वैल्यू है और कोई गरीब है हम लोग तो 1 वोट, ऐसा नहीं है। तो सही बात है पहला। दूसरा बोल रहा है फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये भी सही बात है। इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली, ये भी सही बात है। इलेक्शन रेगुलर होता है तो जो सरकार होता है वो जिम्मेदार होता है, नहीं तो अगर इलेक्शन होगा, जैसे चाइना में इलेक्शन होता ही नहीं, होता ही भी तो बहुत
मतलब कंट्रोल्ड वे में, जैसे पाकिस्तान में भी, तो वहाँ पे हम बोल देंगे डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तो जो सरकार काम नहीं करेगी वो उसको पलट देगा। अगला है विनिंग कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मोर देन 50% ऑफ वैलिड वोट। ऐसा नहीं है दोस्तों कि विनिंग कैंडिडेट को जो है आपका 50% से वोट होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है उसको चुनाव होना चाहिए, चाहे उसको 50% हो या 2% हो या 5% हो, कितना भी हो, ठीक। तो ये हमारा सही नहीं है। तो आंसर क्या सही है? 1, 2 एंड 3। क्लियर? 34 का ये क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 35। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का विशेषता क्या है? लोकतंत्र क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में लोगों का शासन होना चाहिए, सिंपल है ना। तो बोल रहा है पीपल डायरेक्टली टेक ऑल द मेजर डिसीजन। लोग जो है सब नियम खुद ही ले। तो ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। डेमोक्रेसी तो है लेकिन एक फिक्स चीज़ कर दिया प्रत्यक्ष का कि सब चीज़ लोग करेंगे। लोग पास उतना टाइम भी नहीं है और लोग उतना एक्सपर्ट भी नहीं है, ठीक है। बोल रहा है एवरी एडल्ट के रेसिडेंट मस्ट हैव 1 वोट ऑफ इक्वल वैल्यू। ये भी सही है कि डेमोक्रेसी का ये फीचर है, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी का आवश्यक फीचर है? डेमोक्रेसी का फीचर ये है कि सरकार जो है वो संविधान के दायरे में काम करे और लोगों का अधिकार को प्रोटेक्ट करे, है ना। तो गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। तो सिटीजन के अधिकार के द्वारा सरकार लिमिटेड हो, मतलब अधिकार को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना काम करे और संविधान को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना काम करे, ठीक। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्लियर है। तो इसेंशियल देखिए सभी फीचर इंपॉर्टेंट है, ये भी फीचर है डेमोक्रेसी का, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसेंशियल क्या है, मेन फीचर क्या आवश्यक, किसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे ही बोलेंगे, तो वो है हमारा सी। तो ऐसा सरकार जो संविधान के दायरे में काम करे और जो नागरिक के अधिकार को प्रोटेक्ट करके काम करे उसी को हम बोलेंगे लोकतंत्र, ठीक है। विशेष जो फीचर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आपको पता है संविधान के आर्टिकल नंबर 19 और 29 और 30 में 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया हुआ है, ठीक है। किसको? माइनॉरिटी को और मेजॉरिटी को भी। लेकिन माइनॉरिटी शब्द का कहीं भी उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। बोल रहा द टर्म माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया है, कहीं भी परिभाषित नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा कि द माइनॉरिटी हैव बीन क्लासिफाइड एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटी। देखिए माइनॉरिटी को जो डिफाइन परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जो हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं भारत में किसको, जो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर जो आता है वो आता है आपका धार्मिक रूप से होना चाहिए और भाषा के नाम पे, ना कि लिंग्विस्टिक, ना कि एथनिक, ठीक है, ठीक। तो धार्मिक और लिंग्विस्टिक, ठीक है, भाषा और धर्म के आधार पर, ठीक है। तो जो आर्टिकल 29 है, ठीक है, वो सबके लिए है, चाहे वो मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो। लेकिन जो आर्टिकल 30 है वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। तो वो माइनॉरिटी या तो धार्मिक हो या भाषा का आधार पर, एथनिक वाला नहीं है, ठीक। तो आंसर क्या होगा? ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। करेक्ट हमसे पूछा है तो कौन सा सही है? कोई भी नहीं, ठीक है। 36 का क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का क्या भूमिका है? तो संविधान का क्या करता है? संविधान जो होता है लोगों को अधिकार देता है। संविधान जो होता है दोस्तों वो अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं समाज में उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, हम लोग को मौलिक कर्तव्य देता है, तो उसे हम लोग एकजुट में रहते हैं, है ना। तो ये तो होगा। फिर बोल रहा है कि इट इंश्योर्स द एब्सेंस ऑफ मोनार्की। संविधान के द्वारा बोल रहा है कि राजतंत्र समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी देखेंगे बहुत सारे देश में, नेपाल में भी अपना संविधान है, तो क्या वहाँ पे राजा का शासन नहीं है? क्या है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका अपना संविधान है लेकिन मोनार्की भी वहाँ पे है, ठीक है। तो संविधान होने इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोनार्की नहीं हो, मोनार्की हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि संविधान जो है किसके द्वारा बनाया गया है, कितना उसको पावर दी है, ठीक है। तो दूसरा नहीं होगा। क्लियर? बोल रहा है इट प्लेसेस लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सही बात है, संविधान में अगर लिखा होता है तो लिमिटेशन होता है, सरकार पे वो कंट्रोल रखता है। क्लियर है ना। तो ये भी जो है हमारा सही है। फिर बोल रहा है कि इट इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। सही बात है, संविधान में जो बोला गया है कि लोगों का क्या आकांक्षा है उसको आकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार प्रयत्न करता है, ऐसा बात बोलते हैं। जैसे हमारे डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो आंसर सही होगा 1, 3 एंड 4, क्योंकि दूसरा गलत है। क्योंकि संविधान जो है मोनार्की पे को हटाता नहीं है, मोनार्की को कंट्रोल जरूर करेगा, मोनार्की को पूरा पावर नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोनार्की को पूरा समाप्त कर देता है। बहुत सारे देश में राजतंत्र है लेकिन राजा को उतना पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे संविधान है। तो संविधान का होने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे राजतंत्र समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 37 का आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव
डिटेंशन, निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आप प्रिवेंटिव डिटेंशन समझते हैं, जैसे हमारा जो आर्टिकल नंबर जो हमारा दोस्तों कौन सा है बताइए तो 22। तो इसमें जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का बात बोला गया है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई भी आदमी जिससे भारत के सोशल सिक्योरिटी को खतरा है, पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, तो सरकार उसको क्राइम करने से पहले ही डिटेन कर देती है, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। क्लियर? तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन है ऑथराइज ओनली द पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो बोला संविधान में सिर्फ निवारक निरोध के संदर्भ में संसद ही कानून बना सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, कानून बनाने का जो अधिकार है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर वो दोनों को है। जैसे आपको पता है पोटा एक्ट था, महाराष्ट्र का भी मकोका एक्ट था ना, टेररिस्ट से डील करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों कानून बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकता है और आपका विधानसभा भी बना सकता है। सिंपल। तो याद रखिएगा, अगर भारत के, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है इंडिया का, तब कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। क्लियर? तो आंसर इसलिए पहला हमारा गलत होगा। दूसरा बोल रहा है कि पर्सन कैन बी डिटेन्ड इनडिफिनिटली अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अपॉन पीरियोडिक रिव्यू एंड ऑथराइजेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा कोई अन्य सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक कर सकती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा कि 3 महीने से अंदर 3 महीने से ज़्यादा हम उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं। और अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर डिटेन करना है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड बनता है, उसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं। फिर अगर वो बोलेगा तो हम उसको डिटेन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम उसको फर्स्ट केस में देखेंगे तो 3 महीना कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं बढ़ाना तो एडवाइजरी बोर्ड जो है, जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो उसको बढ़ा सकता है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जैसे दूसरा भी हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर जो करेक्ट है दोस्तों, तो किस में टिक लगा हुआ है, ठीक है, तो डी में। ना दोनों में टिक नहीं लगा हुआ, इसलिए आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2। तो 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम 39 देखेंगे। आशा करते हैं कि ये जो इनिशिएटिव मैंने उठाया है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों तो चैनल पे जरूर लाइक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन का थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे और भी आपको पढ़ाऊँ, है ना। चलिए क्वेश्चन 39 देखिए, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट है द चिल्ड्रेन ऑफ ए फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजन बाय बर्थ। अगर भारत का कोई भी विदेशी, मतलब कोई भी विदेशी है, ठीक है, डिप्लोमेट है, राजदूत है, वो अगर उसके बच्चे अगर भारत में जन्म लेते हैं तो उन बच्चों को नागरिकता मिलेगा, लेकिन वो जन्म के आधार पर नहीं मिलेगा। तो ये एकदम सही बात है। अगर मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, डिप्लोमेट है, वो इंडिया के एम्बेसी में काम करता है, ठीक, और यहीं पे उसको बच्चा हुआ इंडिया में ही, तो ये उसका जो बच्चा हुआ चुन्नू मुन्नू, तो चुन्नू मुन्नू को भारत का नागरिकता मिल सकता है, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं मिल सकता है। जन्म के आधार पर तभी मिलता है जब दोनों में से कोई एक पेरेंट जो है, ठीक है, दोनों में से एक पेरेंट अगर इंडियन ओरिजिन का हो तब, ठीक है। तो इसीलिए कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, एकदम सही बात, ठीक है। दूसरा है, एन एलियन अपॉन एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन कंटिन्यूज टू होल्ड सिटीजनशिप ऑफ हिज और पेरेंट कंट्री। बोल रहा है कोई भी अगर देशीयकरण द्वारा भारत नागरिकता प्राप्त करता कोई विदेशी है तो अपने मूल देश का नागरिकता बना रहता है। कहने का मतलब है कोई आदमी व्यक्ति ठीक है, बाहर का है मान लीजिए, ठीक है, उसको अगर इंडिया का नागरिकता भारत सरकार ने दिया है, मान लीजिए अमेरिका का नागरिकता और इंडिया का भी नागरिकता उसको मिल गया है, तो बोल रहा है वो आदमी जो है दोनों का नागरिकता रख सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए आपको पता होगा भारत जो है 2 नागरिकता नहीं देता है। अगर भारत किसी को इंडिया का नागरिकता दिया है तो उसको दूसरे देश का नागरिकता दोस्तों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता पर विश्वास करता है, ठीक। तो इसीलिए हमारा ये गलत होगा, ठीक है। तो कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा करेक्ट है, केवल एक। क्लियर? तो 39 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग एस्टिमेट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है, ठीक है। आपको पता है यूपीएससी जो है आर्टिकल नंबर कौन सा है दोस्तों, बताइए तो। यूपीएससी का आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 315 से लेके 323 तक है, ठीक है। तो बोल रहा है कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट वाइल डीलिंग विद द मैटर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। बोल रहा है अगर पर्सनल मैनेजमेंट मतलब कार्मिक प्रबंधन के मामले में अगर कुछ सरकार को निर्णय लेना है तो यूपीएससी से परामर्श करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सही बात है, ठीक है। सरकार जो है बिना यूपीएससी से कंसल्ट किए, ठीक है, कार्मिक प्रबंधन के मामलों को देख कर सकती है। यूपीएससी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार चाहती है तो कर सकती है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा।
फिर बोल रहा है कि ए सिलेक्शन बाय द यूपीएससी थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम डज नॉट कन्फर एनी राइट टू बी पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट। बोल रहा है अगर अपने यूपीएससी के द्वारा आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तब उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि हम लोग का जो रिक्रूटमेंट भी हो भी जाता है सिलेक्शन में, तो उसमें लिखता है कि दिस सिलेक्शन इज़ नॉट ए गारंटी कि आप जो है आपको नौकरी ये मिला है। सरकार अगर चाहे तो आपको नौकरी ले छीन भी सकती है देने के बाद, समझ में आया। तो अगर सिलेक्शन अगर यूपीएससी द्वारा अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवार के चयन का आशय या नहीं है कि उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है, कि अगर चुन गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आपका पोस्टिंग हो ही जाएगा। क्लियर? तो इसलिए ये हमारा भी सही है, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है, तो सी, एक और दो दोनों। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। बोला सूचना का अधिकार अधिनियम 205 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में हम लोग इन्फॉर्मेशन कमीशन सूचना आयोग बनाते तो हैं, सेंटर पे बनाते हैं और स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रावधान नहीं। आपने सुना भी नहीं होगा, कहीं सुने हैं क्या डिस्ट्रिक्ट में होता है, नहीं, इसलिए स्टेट में होता है और सेंटर पे होता है, ना कि जिला में। तो पहला गलत। अगला बोल रहा है कंप्लेंट पर्टेनिंग टू ब्रांच ऑफिस ऑफ नेशनल पीएसयू लोकेटेड इन स्टेट आर लुक्ड इनटू बाय द स्टेट कमीशन। बोल रहा है कि मान लो कोई पीएसयू है राष्ट्र लेवल का, मान लीजिए बीएसएनएल है, ठीक है, बीएसएनएल का ब्रांच है मान लीजिए झारखंड में, ठीक है। अब झारखंड में आपको कोई सूचना मांगना है, कुछ कंप्लेन करना है कि झारखंड के ऑफिस, बीएसएनएल का जो ऑफिस झारखंड में है इससे रिलेटेड आपको कंप्लेन करना है। तो आप कंप्लेन कहाँ पर करेंगे, झारखंड के सूचना आयोग में करेंगे कि भारत के सूचना आयोग में करेंगे, ठीक है। तो आपको जो कंप्लेन करना है, अगर राष्ट्र नेशनल का पीएसयू है, राष्ट्र का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, उसका अगर शाखा भले उस राज्य में हो, फिर भी अगर आपको कंप्लेन करना है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना आयोग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, तो आप सेंटर पे करेंगे, ना कि आप कहाँ पे करेंगे, राज्य पे। क्लियर? अगर राज्य के अंदर संस्था कोई है और वो राज्य के सरकार के अंदर में है तब राज्य पे करेंगे। लेकिन अगर नेशनल पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है, तो उसका कंप्लेन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन कमीशन सूचना आयोग में करेंगे, ठीक है। तो इसलिए दूसरा हमारा भी गलत है। तो पहला जो सही है, जो दोनों ऑप्शन कौन सा सही है, तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो 41 का आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देखेंगे। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वे परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा किए गए थे। आपको पता है हम लोग का जब कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन दोस्तों किया गया था। तो संविधान सभा ने क्या क्या किया था, संविधान सभा ने संविधान भी बनाया था और जो भी कायदा कानून है वो भी बनाया था, ठीक है। झंडा वंडा जो भी था उस समय उसको इसने अडॉप्ट किया था, है कि नहीं, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इनेक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, साधारण कानून बनाया था, सही बात। एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का अंगीकरण किया, उसको स्वीकार किया। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मैं एक आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने झंडा जो हमारा राष्ट्रगान था इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया दोस्तों, वो किया आपको 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने राष्ट्रगान का अंगीकरण किया, उसको अडॉप्ट किया। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो नेशनल फ्लैग है, जो हम लोग का झंडा है, राष्ट्र ध्वज है, उसको हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया, कब अंगीकरण किया, ठीक है। तो किया तो संविधान सभा ने, लेकिन ये किया 24 जनवरी 1950 को, और ये कब किया वो मुझे लिख के बताइए, लेकिन है दोनों सही, ठीक। अगला है इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए आपको पता है कि पहले जो प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उसको भी कौन चुना था, संविधान सभा ही चुना था, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, सही। तो आंसर क्या सही है, कौन सा करेक्ट पूछा है, कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा सही है, 1, 2 और 3 तीनों, ठीक है। क्लियर, समझ में आया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। बोल रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है कि कौन इसका गठन करता है, संविधान के द्वारा इसका गठन है, ठीक है। इसके जो मेंबर होते हैं वो उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, लेकिन अगर उसको हटाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। क्लियर? तो याद रखिएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सदस्य हैं उस या अध्यक्ष है उसका अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर, राज्यपाल, लेकिन अगर हटाना है तो कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा, राष्ट्रपति। सेम अगर स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है ना तो इसको भी अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, लेकिन हटाना है तो कौन हटाता है,
केंद्र सरकार, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बोल रहा है वन ऑफ हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड बी पर्सन फ्रॉम SC ST एंड OBC। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि आयोग के आधे सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति के होंगे। बस इतना लिखा हुआ है कि आधे सदस्य जो होंगे वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल, बस इतना ही लिखा है। उसमें SC ST कौन होगा, कितने होगा, वो सब उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। चाहे वो UPSC हो या राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिर्फ ये लिखा है कि आधे से उसके अधिक सदस्य जो होंगे उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए भारत सरकार का या राज्य सरकार का 10 साल का। क्लियर। तो SC ST कितने को ये उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट है मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कैन बी रिमूव बाय द गवर्नर। तो देखिए रिमूव करना है तो राज्यपाल रिमूव नहीं करता है, मैंने बताया अपॉइंट करेगा राज्यपाल, लेकिन रिमूव करना है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो ये भी हमारा क्या है, गलत। तो आंसर जो सही है, कौन सा सही है दोस्तों, करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है, कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा, D। क्लियर। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। इनमें से कौन सा संस्था जो है, निकाय जो है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। देखिए नेशनल, देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, केंद्रीय सूचना आयोग, ये अपना जो रिपोर्ट देता है दोस्तों, ये देता है भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति को। तो पहला नहीं होगा। जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, ये भी जो अपना रिपोर्ट देता है दोस्तों, ये भी किसको देता है, भारत सरकार को देता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। जो CVC होता है ना, केंद्र सतर्कता आयोग, ठीक है, ये अपना रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए कि जो मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है या सूचना आयोग है, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं देता, वो किसको देता है, भारत सरकार को। क्लियर। और जो CVC होता है वो रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी में से UPSC का टफ बनाना है तो क्या लिख देगा, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ओनली 1 पेयर, सिर्फ एक सही है, ओनली 2 पेयर, 2 पेयर सही है, ओनली 3 पेयर, या नॉन ऑफ द अबव। तो कितने पेयर सही है दोस्तों, सिर्फ एक ही पेयर सही है ना। आंसर क्या होगा, ओनली 1 पेयर। क्लियर। तो यहाँ पे जो पेयर का तो क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ तो पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा सही है, सिर्फ तीसरा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखते हैं 45। फिर कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 60 तक दोस्तों करेंगे। क्लियर है ना। चलिए। बोर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेपरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम मद्रास। मद्रास कब जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। बोला सेपरेशन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब कब अलग हुआ। क्रिएशन ऑफ गुजरात एंड सिक्किम इन इंडियन यूनियन। आपको पता है आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो डिमांड किया था कि हमको जो है मद्रास से अलग करो, ठीक है। इसके लिए पोटी श्रीरामल्लू ने 56 दिन का स्ट्राइक भी किया था। तो 1953 में सबसे पहले हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो आपका 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका चला गया क्योंकि पहला हुआ। उसके बाद आपको पता है फिर सब अलग अलग राज्य से डिमांड होने लगे, ठीक है। फिर जाके 1966 के आसपास पंजाब हरियाणा दोस्तों बना। और जो गुजरात जो बना दोस्तों उसको बॉम्बे से अलग करके हम लोगों ने बनाया। पहले एक बॉम्बे पर होता था जैसे महाराष्ट्र, जिसको 2 भाग में बांटे, एक महाराष्ट्र मराठी के लिए और गुजरात गुजराती के लिए। तो ये जो बना 1960 में बना। और सिक्किम जो दोस्तों भारत यूनियन में शामिल हुआ है वो 1975 में हुआ है। कब हुआ है, 1975 में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना, फिर आपका गुजरात, फिर आपका ये और फिर आपका ये। तो 1 3 2 4 होगा, आंसर हो जाएगा C। क्लियर। आशा करते हैं कि मैं जो इनिशिएटिव आपको लिया हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, वो आपका बहुत दोस्तों काम आ रहा होगा, है ना। आप खूब अच्छे से मन लगा के दोस्तों पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप पूरा जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। 1 साल पूरा क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस कीजिए। NCERT जो मैंने पढ़ा रहा है उसको भी अच्छे से पढ़िए। इकोनॉमी भी हम लोगों ने 2 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया, उसको अच्छे से कीजिए। बस साल भर आप मेरे साथ जुड़ के दोस्तों तैयारी कीजिए। देखिए कि आपका तैयारी जो है PT का हो या मेंस का हो, सभी चीज़ का अच्छा हो जाएगा। मेंस का भी हम जो है आपको 15-20 दिन में मेंस का भी जो है स्टार्ट करेंगे। अभी मैं बस आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा अच्छा सा फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ। मेंस भी धक्का हम लोग जो है दोस्तों चालू करेंगे, ठीक है। उसका आप टेंशन मत लीजिए, बस जुड़ के 1 साल मेरे साथ मेहनत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हम लोग कल जो है क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 60 क्वेश्चन तक करेंगे। मतलब डेली 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और NCERT का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे और इकोनॉमी का चैप्टर 2 करेंगे, नितिन सिंघानिया का पार्ट 2, ठीक है। तो कल ये 3 चीज़ हम लोग करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए मस्त से और मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।